हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप क्लास 8th में हैं। क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आता है कि जब भी आप आपकी एनसीईआरटी बुक उठाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या आपके इस बुक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं? क्या आपको इस बुक की सारी टर्म्स समझ में आ जाएगी? तो अगर आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हमें ये बुक पूरी अच्छे से समझना है और ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले शिक्षा एडुकेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेस की सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक मजेदार अंदाज में। इसलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। हम क्लास 8th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारतीय संविधान की बात करने वाले हैं। तो बिफोर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम ये देखेंगे कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, कंट्री में संविधान क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है इस संविधान की। तो ये हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। और हम फिर एक नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। फिर हम एक ऐसी स्टोरी देखेंगे जिसमें सुरेश और अनिल की कहानी है, जिसमें अनिल और सुरेश की ऐसी कहानी है कि उसमें एक स्टूडेंट मॉनिटर है और एक स्टूडेंट क्लासमेट है। तो देखेंगे कि वो दोनों दोस्तों के बीच में क्या बातें होती है। फिर हम गेम पीरियड देखेंगे। स्कूल में जैसे आपके गेम पीरियड होता है, वैसे इस चैप्टर में भी एक गेम पीरियड है जिसे हम देखेंगे। और फिर एक हम टॉपिक देखेंगे, दैट इज मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम एक और स्टोरी देखेंगे जो कि एक शबनम की है, कि वो कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करती है, बैलेंस मेंटेन करती है। फिर हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। जब हमने ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हमें उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं भी तो पता होना चाहिए। इसीलिए हम उसके की फीचर्स देखेंगे। देन हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक कहानी और कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट की फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स। आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी है और हर एक फंडामेंटल राइट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो ये आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और वो क्या रोल प्ले करते हैं। देन एंड में हम देखेंगे साइनिंग प्रोसेस, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे साइन किया गया, वो कैसे किन शब्दों में है और वो कैसे लिखा गया, उसको कितना टाइम लगा। ये सारी प्रोसेस हम साइनिंग प्रोसेस में पढ़ने वाले। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है, भारतीय संविधान की अगर बात हो रही है तो संविधान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि आपने फुटबॉल गेम के बारे में समझा होगा कि फुटबॉल गेम आपने सुना होगा कि फुटबॉल गेम में क्या होता है कि प्लेयर अपने पैरों का इस्तेमाल करके इस गेम को खेलता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो क्या होता है कि फुटबॉल फीट का इस्तेमाल करके गेम खेला जाता है और इसमें हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। हाथों का इस्तेमाल इस गेम में कौन करता है, सिर्फ गोलकीपर करता है। सिमिलरली वैसे ही हम बात करें हॉकी और क्रिकेट में, तो ऐसे ही गेम है हॉकी और क्रिकेट। तो इसमें भी क्या होता है कि खेल के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग गेम खेला जाता है। बहुत सिंपल है कि किसी भी गेम के रूल होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि गेम के क्या क्या रूल्स और गेम को खेलना कैसे है। आप जब भी क्रिकेट खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, उसमें कैसी टीम क्रिएट होती है, देन उस टीम का क्या रोल होता है और उसको कैसे गेम खेलना है। ये सारी चीजें हमें गेम डिफाइन करता है। किसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग। हर एक गेम के अपने रूल्स होते हैं। हम समझते हैं कि अब हम गेम के एग्जाम्पल से इसे कैसे कोरिलेट करने वाले हैं। तो इस गेम्स के रूल्स को आप क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं उस गेम के इंपॉर्टेंट रूल्स को आप क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही एक सोसाइटी को चलाने के लिए, एक सोसाइटी को रन करने के लिए भी तो रूल्स की जरूरत होना चाहिए ना। जैसे गेम्स के लिए रूल्स है, वैसे सोसाइटी के लिए भी रूल्स जरूरी है।
अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स है, हमारे पास क्या लॉज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है। तो सोसाइटी अगर बेहतर चलेगी तो उसके लिए उसके रूल्स होंगे जिसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हम गेम में क्या कर रहे हैं, गेम्स के रूल्स फॉलो कर। एग्जैक्टली वैसे ही क्या होता है, सोसाइटी के भी रूल्स होते हैं जिसको सभी सिटीजन्स और हमारी कंट्री के सिटीजन्स फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है। अभी तक के हमने समझा कि सोसाइटी के लिए रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गेम के लिए उसके रूल्स का होना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि एक गेम में और एक सोसाइटी में रूल्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ पे समझना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है। किस चीज़ का लिखित दस्तावेज है ये, नियमों का, रूल्स का। ऐसे ही नियम जो सोसाइटी को रन करने के लिए होते हैं, उसी नियमों को लिखा गया है एक रिटन डॉक्यूमेंट में, उसी को तो हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। ऐसे रूल्स जो कि सोसाइटी को चलाने के लिए, हमारी कंट्री को रन करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, रिटर्न फॉर्मेट में, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह दे रहे हैं। ये कितना इजी है, कितना इजीली आप इसके डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रूल्स के सेट बने हुए हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री उसको फॉलो करती है, सोसाइटी फॉलो करती है और एक बेहतर कंट्री बनती है, एक सोसाइटी चलती है। किस तरीके से हमें लीडर्स की बात मानना होता है, किस तरीके से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, किस तरीके से हम वोट देते हैं और अपने सरकार को चुनते हैं, और किस तरीके से सरकार हमारी ज़रूरतों का, हमारी रिक्वायरमेंट्स का, नीड्स का, बेसिक नीड्स का ध्यान रखती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पूरी तरीके से अगर नियम, जैसे कि आप देखिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एक स्कूल का। अब आप जानते हैं कि स्कूल में भी क्या होती है, एक रूल बुक होती है। उस रूल बुक को स्कूल के सभी टीचर्स और स्कूल के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं कि आपको पता है कि आपको इतने बजे स्कूल आना है, आपका इतने बजे लंच टाइम होगा और आपका इतने बजे छुट्टी होगी, और आपको इतने टाइम्स हॉलीडे रहेंगे, इतने टाइम्स आपको हॉलीडेज मिलती। तो ये क्या हो रहा है, एक रूल बुक के अकॉर्डिंग स्कूल चल रहा है। हमारी कंट्री किसके अकॉर्डिंग चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक है हमारी सोसाइटी के, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है, ये हमारे आसपास के एग्जाम्पल से ही आप इसको कनेक्ट कीजिए कि हमारी सोसाइटी में जिन चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें फिक्स्ड है, जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, वही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। वही नियम सारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को, बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको याद करना है। ये डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपने साथ में हमेशा एक डायरी और पेन ज़रूर रखना है, ताकि आप ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स अपने साथ में नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको चैप्टर में से क्या मिल जाए, सारे की पॉइंट्स मिल जाए, सारे ज़रूरी पॉइंट्स मिल जाए, जिससे आप चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लोर करें और समझ पाए। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हमें बता रही है। अब आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 6 से 7 से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 पढ़ा। तो हमने क्लास 6 और क्लास 7 में क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा है। लेकिन अब हम क्लास 8 में क्या करेंगे, ये दोनों ही पार्ट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, हम 8th क्लास में हैं, तो हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास 6 और 7 में इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं कि मूवी के भी पार्ट आते हैं, ठीक है, मूवी के भी पार्ट्स आते हैं कि पहले उसका पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3, अगर मूवी हिट होती है तो उसका पार्ट 3 भी आता है। तो हमारे पास क्लास 8 में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पार्ट 3 भी आ गया है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि जिन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा जानते थे उसके सारे हमें डिटेल में लास्ट मूवी में बताया जा रहा है, पार्ट 3 में बताया जा रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं शामिल और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जिसे हमें एक्सप्लोर करना है, वो भी बड़े मज़े से और इसे एंजॉय करना है। तो देखिए कि जो
हर एक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर क्या है, ज़रूरी है एक इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या है, लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक फीचर क्या करता है, क्रूशियल रोल अपना प्ले करता है, क्रूशियल रोल अपना प्ले करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हर एक फीचर की क्या महत्वता होती है। जैसे कि गेम में आपने देखा कि हर एक नियम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सोसाइटी में हर एक नियम की, हर एक रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी इन इंडिया में हर एक फीचर की, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों क्रूशियल है, ये सब हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखिए, अब बात हम बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। Why does a country need a constitution? क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ गई, तो चलिए देखते हैं। अब हम चले जाते हैं सीधे ईयर 1934 में। अगर हम ईयर 1934 की बात करें तो जो द इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या की, डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की उन्होंने डिमांड रखी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए। तो क्या देखा गया कि वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो इंडियन सिटीजन्स थे, ठीक है, भारतीय थे जितने भी, उन्होंने क्या दिखाया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए और इसके लिए एक आयोजन रखा गया, ठीक है, इसको कन्वेंट किया गया, आयोजन रखा गया दिसंबर 1946 में। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, डिमांड किया 1934 में कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तब क्या हुआ कि भारतीयों के थ्रू क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आयोजन किया गया। वो कौन से ईयर की बात हो गई, 1946 की। आपको ये सारे ईयर्स याद रखना है कि कब कब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि ईयर 1946 और 1949 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया। अभी कैसे ड्राफ्ट किया होगा, उन्होंने क्या किया कि क्या क्या चीज़ें हमारे देश के लिए ज़रूरी है, इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये दोनों ईयर्स के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, देख रहे हैं आप कैसे वर्क किया। जब इसका आयोजन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब तैयार होती है, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया। तो आप जानते हैं कि 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स के 150 साल बाद में क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने एक बहुत ही ग्रेट आइडियलिज्म के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा वर्क अच्छे से किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है, किसके बाद में, ब्रिटिश रूल्स ख़त्म होने के बाद में। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि एक गेम में उसके रूल्स की होती है, सोसाइटी को रन करने के लिए भी तो वैसे ही रूल्स चाहिए, जैसे गेम को खेलने के लिए रूल्स ज़रूरी होते हैं, वैसे ही सोसाइटी के लिए भी क्या ज़रूरी होते हैं, रूल्स ज़रूरी होते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स, जिसमें सारे रूल्स दिए गए हैं कि हमारे पास क्या लॉज है, क्या राइट्स है, किस तरीके से हमें सोसाइटी में रहना है। तो इस पे जो वर्क किया मेनली किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया। किसकी डिमांड से ये स्टार्ट हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आयोजन करना चाहिए। वो ईयर 1946 की बात है कि जब ये सभा बुलाई गई तो फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, वो अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रही है, इनको आप सभी जानते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी को आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो, वो क्या कर रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सभा का जब आयोजन किया गया तो वो क्या कर रहे थे, सभी जितने मेंबर्स हैं उनको क्या कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से इस पर वर्क किया जाएगा और इसको कैसे ड्राफ्ट किया जा रहा है।
तो आप जैसे कि जानते हैं कि आज मैक्सिमम कंट्रीज के पास क्या है, अपना खुद का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो हमारी कंट्री के पास में आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही सभी कंट्री के पास में क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जितनी भी कंट्री के पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उन्हें हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि कोई कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, और कोई कंट्री क्या है, मोनार्की है। अब मोनार्की का क्या मतलब होता है? जहाँ पर किंग रूल करते हैं। मैं मोनार्की आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगी कि हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे पहले मोनार्की रूल हुआ करता था। तो जितनी भी कंट्री के पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ कंट्री क्या है, मोनार्की भी हो सकती है। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसमें सारे रूल्स दिए गए हैं कि कैसे कंट्री रन होगी और कैसे हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम गेम में हर एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी स्टिक से जब आप हॉकी खेलते हैं, और अगर ये ऐसा ना करे, आप इस रूल को फॉलो ना करें, बिना हॉकी स्टिक के हॉकी खेलेंगे, तो क्या आपको उस गेम में मजा आएगा? बिल्कुल भी नहीं मजा आएगा, क्योंकि उस गेम का रूल क्या है, आप हॉकी स्टिक से खेलने वाले हैं। तो वो सारी चीजें आपको एक गेम से पता चल रहा है। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो जब हम उसको फॉलो करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे रहना है और कैसे हमारे पास कितने सारे राइट्स है और कितने सारे लॉज बने हुए हैं। और अगर आप ये सारी चीजें नहीं होती तो क्या एक कंट्री अच्छे से रन कर पाती? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए तो क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, और इसकी नीड हम अब समझ रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी है। और ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सभी अपनी अपनी कंट्रीज के सिटीजन्स के अकॉर्डिंग उसमें बातें लिखी गई है कि क्या बेसिक नीड्स होती है, किस तरह के राइट्स की ज़रूरत होती है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, एक फंडामेंटल नेचर बताता है। फंडामेंटल नेचर हमें बताता है सोसाइटी का कि उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ में क्या है, कानून बना हुआ है कि ये एक क्राइम है, हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी एक क्राइम है। तो ये सारी बातें कि क्या चीज़ें होना चाहिए और क्या चीज़ें गलत है, ये सारी बातों का पता चलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें एक फंडामेंटल नेचर के थ्रू सोसाइटी को बताई गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है और प्रिंसिपल्स है वो क्या है, लोगों के अकॉर्डिंग है। लोगों के अकॉर्डिंग सारे रूल्स निर्धारित किए गए हैं और बताया गया है कि किस तरीके के रूल्स है और एक सोसाइटी को उसे फॉलो करना होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वर्क कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, ठीक है, संविधान को बनाया गया। किस तरीके से पीपल्स की सारी नीड्स को, सारी उनकी लाइफ से जुड़ी हुई सारी बातों को उसमें लिखा गया एक ही रिटन डॉक्यूमेंट में। अब बात करते हैं एक और स्पेशल एग्जाम्पल की, जो कि है नेपाल का। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में नेपाल में। अब नेपाल में क्या हुआ कि ईयर 2002 की बात करते हैं, तो वहाँ के जो किंग ज्ञानेंद्र थे, किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या किया कि अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये हो जाता है यहाँ से स्टार्ट मोनार्की, ठीक है, मोनार्की रूल। मतलब वहाँ पे किंग ज्ञानेंद्र क्या कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग कंट्री को रन करना चाहते थे, जिसमें उनको सक्सेस भी मिल गई। और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आर्मी को और गवर्नमेंट से
पूरी चीज़ें वो करके अपने अकॉर्डिंग लेकर वो क्या कर गए, हेड बन गए, ठीक है, गवर्नमेंट के हेड बन गए और वो पूरे कंट्री को क्या करने लगे, रन करने लगे अपने अकॉर्डिंग वो। और ये कब तक चला, ईयर 2005 तक के चला। 2002 से उन्होंने स्टार्ट किया कि वो पूरा नेपाल को राज करे और अपने अकॉर्डिंग उसमें नियम लगा दे, जब वो जो चाहे वो कर ले। इस तरीके के क्या कर रहे थे, किंग ज्ञानेंद्र करना चाह रहे थे कि हम अपने अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, पूरी कंट्री को रन करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि एक लीडर को चुना जाता है और वो लीडर कंट्री को रन करता है अकॉर्डिंग टू द पीपल नीड्स, मतलब पीपल की नीड्स के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को रन करता है एक लीडर। ये होती है डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन अब मोनार्की में क्या हो रहा है कि शासन सिर्फ एक राजा कर रहा है और उस और राजा अपनी मनमानी भी कर सकता है, वो अपनी पावर्स का मिसयूज भी कर सकता है। तो देखते हैं कि किंग ज्ञानेंद्र ने कैसे अपनी पावर्स का मिसयूज किया, ये हम समझ रहे हैं। और नेपाल के लोग क्या हो गए थे, इससे परेशान हो गए थे। अब आप देखिए कि अब आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाती हूँ कि अगर एक क्लास है तो क्लास में क्या होता है, एक मॉनिटर बनाया जाता है। मॉनिटर क्यों बनाया जाता है आपकी क्लास में, ताकि वो क्लास को अच्छे से मॉनिटाइज कर सके और पूरी टीचर्स की बातों का भी सम्मान कर सके और बच्चे भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो भी नीड्स है उसकी भी रिस्पेक्ट कर सके और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। कि जब भी टीचर क्लास में ना हो, आप देखते हैं कि मॉनिटर वहाँ पर खड़ा होता है आपकी क्लास में और वो गाइड करता है कि आपको क्लास में शोर नहीं मचाना है। तो देखिए कि इस तरीके से उसने तो अपनी पावर का सही यूज़ कर लिया, लेकिन क्या किंग ज्ञानेंद्र जी नेपाल में सही अपनी पावर्स का यूज़ कर रहे थे। जैसे कि वो क्या कर गए कि ईयर 2005 में क्या हो गया, हेड बन गए नेपाल के। तो अब देखते हैं कि किंग ज्ञानेंद्र जी ने अपने पावर्स का कैसे यूज किया। अब नवंबर 2005 में क्या होता है कि 12 पॉइंट्स के साथ में मॉइस और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको साइन किया, ठीक है, इसको साइन किया कि किंग ज्ञानेंद्र जी को हटाया जाए। क्योंकि पीपल्स क्या होते हैं कि अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज करेगा, कोई हम पर ज़बरदस्ती का शासन करना चाहेगा, तो इससे क्या होगा, वहाँ के सिटीजन्स परेशान हो जाते हैं। हम लोग परेशान हो गए कि ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर एक राजा शासन कर रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है कि कंट्री में यही चीज़ें होगी और आपको अब इसी को फॉलो करना है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही थी। तो इसको क्या किया, गवर्नमेंट के थ्रू और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह इसको हटाने के लिए क्या किया, ये सारी चीज़ें साइन किया गया 12 पॉइंट्स में। क्योंकि नेपाल में अब क्या जरूरत थी, पीस की ज़रूरत थी, शांति की ज़रूरत चाहिए थी। और शांति को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोनार्की को हटाना पड़ेगा। ये वहाँ के लोगों का डिसीजन था कि नेपाल, आप अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल मैप देखिए, यहाँ पर नेपाल हाईलाइटेड है, ठीक है। नेपाल में क्या हो रहा था, वहाँ की हम सारी बातें कर रहे हैं कि नेपाल में क्या हो रहा था। ईयर 2002 से मोनार्की रूल स्टार्ट हो गया था, जिसको कौन कर रहा था, किंग ज्ञानेंद्र जी कर रहे थे। तो किंग ज्ञानेंद्र जी क्या कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग रूल्स चला रहे थे और अपने अकॉर्डिंग वो चाह रहे थे कि वो नेपाल कंट्री को रन करे और उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री रूल्स को फॉलो करे। लेकिन वहाँ के जो नेपाल के जितने भी सिटीजन्स थे वो सभी परेशान हो गए कि हमें ये रूल्स को फॉलो नहीं करना है और हमें क्या चाहिए, अपने देश में शांति चाहिए, हमें एक लोकतंत्र देश चाहिए। तो बात आ गई फिर से डेमोक्रेसी पे, मतलब हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, उन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए जिसमें मोनार्की रूल करे। तो अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हुआ। तो इसका सोल्यूशन हम आगे देखते हैं कि अप्रैल 2006 में हुआ कि अप्रैल 2006 में देखिए कि किंग को हटा दिया गया थर्ड पार्लियामेंट के थ्रू और पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। और 2008 में क्या हो गया, कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई और मोनार्की रूल वहाँ से हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। तो ये देखिए नेपाल के लोगों के लिए कैसे सारी चीज़ें फिर से अच्छी हो गई, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी कंट्री अब डेमोक्रेटिक हो जाए और मोनार्की रूल हमेशा के लिए यहाँ से हट जाए। तो ये कब हुआ, ईयर 2008 में। तो आप देखिए कि 2002 से ज्ञानेंद्र जी अपना काम कर रहे थे वहाँ पे कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग कंट्री चलेगी, लेकिन 2008 में वो क्या हो गए,
गए, फेल हो गए और कंट्री को क्या हो गया, डेमोक्रेसी मिल गई। अभी डेमोक्रेसी कैसे मिली देखते हैं, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग, नेपाल के संविधान के अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है कि वहां पर चलेगा आपका मोनार्की रूल, लेकिन अब कंट्री डेमोक्रेसी हो गई। तो देखते हैं कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस आए। तो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो अगर हम नेपाल की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ईयर 1990 में ये साफ बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्या है, मोनार्की रूल को फॉलो किया जाता था। वहाँ पर मोनार्की रूल था, मतलब वहाँ की लास्ट सत्ता, लास्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है, लास्ट जो क्या है किंग है, वो मोनार्की रूल को फॉलो कर। तो नेपाल को क्या कह दिया, वॉज अ मोनार्की कंट्री है। लेकिन अब जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास में होती थी, तब किंग के पास में होती। अब मोनार्की रूल अगर चल रहा है तो पूरी अथॉरिटी जो कंट्री की होगी, कंट्री को रन करने की, वो ऑब्वियस बात है कि किंग के पास होगी। जैसे क्लास में मॉनिटर का क्या होता है, रूल इंपॉर्टेंट होता है कि मॉनिटर को क्या होता है, पूरी जिम्मेदारी होती है कि मुझे क्लास को कैसे चलाना है, या तो मैं उसे अच्छे से चला लूँगा या तो फिर मैं बच्चे को परेशान करके चलाऊँगा। एग्जैक्टली वैसे ही नेपाल में क्या हो रहा था कि किंग ज्ञानेंद्र जी क्या कर रहे थे, कंट्री को अपने अकॉर्डिंग रन कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग रन करना मतलब मोनार्की रूल, ठीक है। मोनार्की मतलब किंग रूल, जिस भी कंट्री में किंग रूल कर रहा है वो है मोनार्की। तो देखिए कितना इजी है मोनार्की का मीनिंग, कि आप मोनार्क से समझिए कि, और जहाँ पे किंग रूल नहीं कर रहा है वो हो गया डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र। तो यही एक मेजर डिफरेंस है मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब पहले के नेपाल के प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेपाल तो मोनार्की है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि फाइनल अथॉरिटी किंग के पास होती है, ये बात हमें पता चल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, ये क्या बात हो गई। अब तब कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या था कि किंग रूल करेगा, मोनार्की। तो उसके लिए क्या किया, अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कर दिया नेपाल में, जिसमें क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हमें सुनने को मिल रही है, और ये फैक्ट भी कितना इंपॉर्टेंट है जो कि आज हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पता चल गया कि देखिए कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल को मिल गया था। देखिए कि पॉसिबिलिटी मतलब कुछ भी हो सकता है। आप अगर अच्छाई की तरफ जाना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर आप बुराई के साथ रहना चाहे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कि नेपाल में सक्सेस कैसे आई, किंग ज्ञानेंद्र जी को कैसे हटा कर डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी, और डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ वहाँ का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो ये कितनी ही जबरदस्त और नया चेंज हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल के लिए लिखा गया। अब इसका रीजन क्या था, अब इसके पीछे देखिए, हर कोई भी बड़े से कारण के पीछे और एक कारण छुपा होता है, किसी भी चीज के पीछे एक राज छुपा होता है। तो नेपाल को डेमोक्रेसी बनाने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि वहाँ के जो पीपल थे वो फॉलो नहीं करना चाहते थे, मोनार्की रूल को फॉलो नहीं करना चाहते थे। तो ठीक है, तो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हो रहा था कि कंट्री के जो आइडियल्स थे वो क्या कर रहे थे कि कंट्री के नेपाल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था कि मोनार्की चलेगा, जो कि लोग उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसके लिए उन्होंने अपने हक के लिए, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना होता है, हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना होगा ताकि हमें क्या है, सक्सेस मिले। अगर कोई बात कहीं गलत हो रही है तो हमें ये अच्छे से पता होता है कि हमें उसे सही करना है, और उससे सही करने के लिए हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उस पर वर्क करने लग जाते हैं, और वर्क करके हमें पता चलता है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है ना। तो इसी तरह नेपाल के लोगों ने क्या किया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में एस्टेब्लिश करवाया, उस जिसमें मोनार्की रूल बिल्कुल भी ना हो और कंट्री क्या हो जाए, डेमोक्रेटिक हो जाए, डेमोक्रेसी हो जाए, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, क्योंकि लोग उसे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे, किसे, मोनार्की रूल को। तो यही इसके पीछे रीजन था कि क्यों ऐसा हुआ। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है, दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। अब 2015 में क्या होता है कि लोगों के पास में नया संविधान आ जाता है, ठीक है।
ईयर 2015 में लोगों के पास में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए आ गया। अब ये कंट्री के इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई, मतलब कि जो भी आप लीडर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए वो लीडर उस पर वर्क करेगा और अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करेगा। और मोनार्की में क्या हो रहा था कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा था, हम पे बिल्कुल धौंस जमा रहा था कि आपको ऐसी चीज करना होगा, आपको यही रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। हम अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी कंट्री मोनार्की थी। लेकिन अब जैसे ही नेपाल में 2015 में, ये ईयर आपको याद करना होगा कि देखिए ईयर 2015 में बहुत बड़ा चेंज आता है नेपाल में कि वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, नया लिखित दस्तावेज जिसमें कंट्री क्या हो, डेमोक्रेटिक हो और बिल्कुल शांतिपूर्वक सब अपना जीवन बिताए। वहाँ पे पीस वापस लाने के लिए लोगों ने अपनी इस लड़ाई को लड़ा ताकि कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक हो जाए। देखिए अपना हक पाने के लिए सभी क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं ताकि हमें क्या मिले, राइट टू इक्वलिटी मिले। अब राइट टू इक्वलिटी तक पहुंचने के लिए लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों के डिमांड पर नया कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को मिल गया और ये चेंज आता है ईयर 2015 में नेपाल में। ओके, तो इसी तरीके से देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन से नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम चूज करते हैं लीडर्स को और वो क्या करता है कि अपनी पावर्स को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होकर क्या करता है, एक अच्छे लीडर की तरह अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे कैसे कंट्री को चलाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, एक प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है और एक चीफ मिनिस्टर का क्या कर्तव्य होता है कि एक चीफ मिनिस्टर को पूरे स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से उसको अपने स्टेट के लिए क्या क्या चीज़ें बेस्ट करना है और जो स्टेट के जितने भी पीपल्स है उनके क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करने का काम किसका होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है। कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का सारा काम होता है। वैसे ही डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, नेपाल के लोगों को डेमोक्रेसी क्यों चाहिए थी, ताकि वो एक लीडर को सेलेक्ट करे जो कि रिस्पॉन्सिबल होकर अपने पावर का यूज करे और उसका मिसयूज करना बंद कर दे। तो अब एक पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी हम ये सारी चीज़ें एक लीडर के ऊपर छोड़ दे कि लीडर ये सारे काम करे, रूल्स को अच्छे से फॉलो करवाए और हमारी स्टेट या कंट्री को अच्छे से रन होने के लिए रूल्स को अच्छे तो अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें क्या देखी जा रही है कि लीडर्स इन पावर्स का मिसयूज करने लग जाते हैं। जैसे कि आप इलेक्शन में देखेंगे कि अगर आपने किसी लीडर को सेलेक्ट किया है तो आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो आपका वेल डेवलप्ड सारी चीज़ें करे, प्रॉपर रोड होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ये सारी आपकी डिमांड्स होती है कि प्रॉपर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी हो, प्रॉपर रोड्स हो, प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो, प्रॉपर मेडिकल क्या हो, फैसिलिटीज़ हो, ये सारी डिमांड्स आप भी चाहते हैं। वैसे ही क्या होता है कि हम ये सारी डिमांड्स चाह रहे हैं, लेकिन अगर अब उस लीडर ने इस डिमांड्स का क्या कर दिया, मिसयूज कर दिया, दुरुपयोग कर लिया। अब दुरुपयोग करने से तो हम लोग फिर से क्या हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि हम ही ने खुद ने क्या किया है, डेमोक्रेटिक कंट्री को सेलेक्ट किया है इसलिए ताकि वहाँ पर लीडर हमारे अकॉर्डिंग रूल करे और उन रूल्स को हमसे फॉलो करे और बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल क्या बने, वो लीडर बने, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल मॉनिटर बने। जैसे कि हमने देखा कि क्लास में मॉनिटर क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होकर टीचर की एब्सेंस में क्लास को मॉनिटर करेगा। तो उससे क्या होगा कि वो मॉनिटर क्या है, हमारी नज़रों में एक अच्छा मॉनिटर, लेकिन वही वो मॉनिटर क्या करे, इस पावर का मिसयूज करे, टीचर की एब्सेंस में वो खुद ही शोर करने लग जाए। तो इससे तो क्या होगा, क्लास में क्या होगा, क्लास का जो एक बैलेंस बना हुआ है, वहाँ पे जो एक पीसफुल क्लास हमें चाहिए थी हमारे स्कूल में, वो नहीं हो पाएगी। वैसे ही सेम एग्जैक्टली वैसे ही ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस लीडर को हमने सेलेक्ट किया है वो अपनी पावर्स का मिसयूज करे। वो आपको तब तक की ही सिर्फ हाँ बोले कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा, आप बस वोट तो डालिए, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही समय पे मिल जाए। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और वो लीडर बन गया तो अब उसके पास पावर आ गई, तो उसने उस पावर का क्या किया, मिसयूज करना स्टार्ट कर। उसने आपकी एक भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया। आप जो चाहते हैं कि हमारे एरिया में प्रॉपर सब कुछ हो, वो कुछ भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो आपकी डिमांड को क्या कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं मान रहा है और इस पावर का वो मिसयूज कर रहा है।
तो अब इससे ही रिलेटेड स्टोरी देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है। आप ये स्टोरी में ये पिक्चर देखिए कि ये जो बॉय दिख रहा है वो है सुरेश, और सुरेश क्या है, क्लास का मॉनिटर था। लेकिन सुरेश क्या था, बदमाश मॉनिटर था, एक बुली मॉनिटर था। और वो बदमाश क्यों था कि एक बार क्या हुआ, मिसेस राव उनकी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने सुरेश को ये जिम्मेदारी दी कि बेटा सुरेश, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तुम क्लास को अच्छे से मॉनिटाइज करना, ठीक है, और अच्छे से क्लास को संभालना। मैं कुछ काम से जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस लौटूंगी क्लास में। तो अब सुरेश ने इसका मिसयूज किया। अब सुरेश क्योंकि मॉनिटर था तो सुरेश ने सोचा, अब सुरेश तो क्योंकि बदमाश था ही, तो सुरेश ने सोचा क्यों ना अब इसी बात का फायदा उठाया जाए, टीचर तो वैसे भी क्लास में नहीं। तो उसने एक बॉय को, अनिल नाम के बॉय को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनिल को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि अनिल, तुम्हारा एक काम है कि जैसे ही स्कूल खत्म होगा तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें 100 टाइम्स बोर्ड पे लिखना पड़ेगा कि मैं मॉनिटर की बात नहीं मानता हूँ, जिससे तुम्हें क्या है, पनिशमेंट मिल जाएगी और मुझे खुशी मिल जाएगी। इस तरीके के मॉनिटर ने क्या कि अपनी पावर का यूज किया, जिससे अनिल बेचारा काफी परेशान हो गया कि ये सारी चीजें क्या है, मेरे राइट्स के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि लीडर्स को क्या करना है, अपनी पावर्स का सही यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। क्योंकि लीडर क्यों बनाया है, सेफ्टी के लिए, कि वो आपकी सुरक्षा कर सके, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो अच्छे से निभा पाए और एक रिस्पॉन्सिबल क्या बने, लीडर बने, और वो पावर्स का कभी भी मिसयूज ना करे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरेश यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हंस रहा है। वो क्या कर रहा है कि टीचर के एब्सेंस में उसने क्या किया, क्लास में बिल्कुल अपोजिट वर्क कर दिया और अनिल को परेशान करना शुरू कर दिया। और फिर वो बाद में देखिए कैसे हंसता है कि देखिए मैंने कैसे अनिल को परेशान किया। और अनिल बेचारा जो सिंपल सा बॉय था वो रोने लगा कि देखो अब मुझे स्कूल खत्म होने के बाद 100 टाइम्स, ठीक है, एक दो बार बोलते तो कोई बात ही, 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा कि मैं मॉनिटर की बात नहीं मानता हूँ, जबकि मैं तो मान रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा करने लगवा दिया सुरेश ने। तो ये क्या हो गया, इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि कई बार जब हम जिस लीडर को चुनते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे वोट के थ्रू वो अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, ये गलत है, ऐसा करना गलत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस लीडर को सेलेक्ट किया गया है ताकि वो अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाए और हमें एक अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करे। ये एक लीडर का काम होता है। लेकिन जब वो मिसयूज करने लगता है अपनी पावर्स का, तो ये तो गलत होता है। तो ये देखिए कि आज हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, ड्राफ्ट किया। ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, वहाँ पे फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। ये सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके चैप्टर में दी हुई है, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, कि किस तरीके से सुरेश ने बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया और अपने पावर्स का मिसयूज किया। तो अगर आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर उस डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसी तरह ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए और समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे हम स्कूल के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी जितने भी रूल्स है उसको कहाँ पर लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इसे हम चैप्टर में पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को और बहुत सारी स्टोरी ऑफ शबनम। ऐसे हम सारी बातें हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलके पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।